कहानी की शुरुआत में फेंक्यू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो राज्य की सबसे अच्छी महिला एमएमए फाइटर होती है। उसने अभी कुछ समय पहले ही ऑफिशियल मैचेस में हिस्सा लेना शुरू किया होता है, लेकिन उसके अभी तक बहुत से ना टूटे जान वाले रिकॉर्ड रहे हैं। उसके हाल ही में एक जिद ने मीडिया में बहुत ही सनसनी मचा दी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फेंक्यू अपने अमीर दादा को बता रही होती है कि उसको एक योद्धा बनना है, लेकिन उससे हमेशा से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपने परिवार के कारोबार को आगे बढ़ाएगी और उनकी मदद करेगी। इसलिए उसके दादा उससे बहुत ही नाराज हो जाते हैं कि इसने एमएमए फाइटर चूज किया। फिर मीन टियांग नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एक जवान लड़का है और जो मकाऊ में रहता है। उसके दो छोटे भाई बहन हैं जो स्कूल पढ़ रहे होते हैं। जब से उन्हें उनकी माँ ने छोड़ा और जब से उनके पिता गुजर गए, तब से वो ही उन दोनों की जिम्मेदारी ले रहा है। मीन टियांग के छोटे भाई को टीवी पर एमएमए लड़ाई देखना बहुत ही पसंद है और उसकी पसंदीदा योद्धा फेंग यू ही होती है, जिसे वो रानी कहकर बुलाता है। और छोटे छोटे भाई बहन की जरूरत को पूरा करने के लिए मीन टियांग को कॉलेज छोड़ना पड़ता है और वहाँ की एक रेस्टोरेंट में खाना डिलीवर करने का काम करना पड़ता है। और अभी अभी अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक अच्छी सी स्कॉलरशिप के साथ कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है। अब एक दिन काम पर उसे एक मार्शल आर्ट के अध्यापक को खाना डिलीवर करने का काम मिलता है और ये काम थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जिस जगह खाना पहुँचाना होता है वो जगह उसके रेस्टोरेंट से 20 मिनट की दूरी पर होती है, लेकिन जिसको खाना चाहिए होता है वो 15 मिनट से कम समय में खाना चाहता है। और फिर समय के कम होने की वजह से हमें दिखाया जाता है कि मीन टियांग कितना तेज है। उसको छोटे छोटे सारे रास्ते याद रहते हैं, हर गली याद रहती है। उसने एक तरह से शहर की सभी सड़क याद कर रखी होती है कि कहां से कहां जाना है, जिसकी वजह से उसका काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला होता है, उसको सड़क पर सामान बेचने वाली एक गरीब औरत दिखाई देती है जो अपने ठेले से गिरने वाले कुछ फलों को उठा रही होती है और अपने ठेले को रोकने की कोशिश करती है। तभी मीन टियांग उसकी मदद करने की कोशिश करता है और उसका ठेला सड़क पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी हमें एमएमए की योद्धा फेंक यू को दिखाया जाता है और वो थैले को रोकने के लिए उस पर एक लात मारती है, जिससे वो रुक जाता है। लेकिन इससे अच्छा होने की जगह बुरा हो जाता है। वो ठेला टूट जाता है और सारे फल खराब हो जाते हैं। और फिर जब मीन टियांग बूढ़ी औरत से माफी मांगने के लिए कहता है तो जो भी नुकसान हुआ होता है वो उसके पैसे देती है और वहां से चले जाती है। मीन टियांग उस लड़की की इस हरकत को देखकर बहुत ही चिढ़ जाता है और फिर खाना डिलीवर करने के लिए अपने रास्ते पे निकाल जाता है। फिर फेंक यू अपने पुराने मार्शल आर्ट टीचर के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। उसके परिवार वाले उसे पर एमएमए छोड़ने के लिए दबाव डाल रहे होते हैं और वो उसे अपने कारोबार में शामिल करना चाहते हैं। और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो फैसला करते हैं, फेंक यू फैसला करती है कि वो अपने लड़ने के करियर को जारी रखेगी। जबकि यहाँ दिखाते हैं तो मीन टियांग अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य में जाने का फैसला करता है। मीन टियांग का मालिक बहुत ही अच्छा आदमी होता है जो उसकी दूसरे राज्य में जाने में मदद करता है। और मीन टियांग जिस जगह जा रहा होता है उसका मालिक उसे वहाँ डिलीवरी बॉय का काम दे देता है। यहाँ तक वो उसको कुछ पैसे देकर उसकी जरूरत का सामान भी दिला देता है। अब अगले सीन में मीन टियांग और उसके भाई बहन एक नए घर में रहने जाते हैं। हालांकि उनके पड़ोसी अच्छे नहीं होते और घर के अंदर की चीजें काफी घरेलू होती हैं, इसलिए उसके छोटे भाई बहन उस जगह को बहुत ही पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मीन टियांग बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर घर को संभालने से पहले वो अपने और अपने गुरु के एक फोटो दराज पर रखता है, जिसे देखकर पता चलता है कि वो पहले बॉक्सिंग सीखता था, लेकिन अपने गुरु की मौत के बाद उसने वो सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद में मीन टियांग अपने भाई बहन को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी नई जॉब पर जाता है और फिर आखिर में पहले बार अपने नए कॉलेज में जाता है। वो जेंगजी सबसे अच्छा स्पोर्ट कॉलेज होता है। इस साल से पहले वो पूरा कॉलेज लड़कियों का था, लेकिन अब मीन टियांग सबसे पहले वो लड़का है जो उसे कॉलेज में जा रहा है। हालांकि जब वो अंदर जाता है तो उसको पता चलता है कि कॉलेज में सैकड़ों लड़कियां हैं और उनके बीच में वो अकेला लड़का है। वो हैरान होता है और सोचता है कि उसने कॉलेज का नाम गलत तो नहीं पढ़ा, क्योंकि वहाँ एक भी लड़का नजर नहीं आ रहा है। सभी लड़कियों को वो इकलौता अच्छा लग रहा होता है और वो बहुत ही सुंदर भी होता है, जिसकी वजह से और दिक्कत होती है। और अचानक से वो एक लड़के जैसे दिखने वाली लड़की से टकराता है जिसका नाम शियोमी होता है और उसे बॉक्सिंग और स्केटिंग करना बहुत ही पसंद होता है। मीन टियांग धोखा खा जाता है और उसे लड़का समझ लेता है और उससे तुरंत बात करना शुरू कर देता है कि वो कितना खुशकिस्मत है कि उसे अपने अलावा कोई और लड़का वहाँ पर मिला। लेकिन शियोमी उसकी बात को 2 मिनट में गलत कर देती है जब वो अपना गुलाबी क्लिप निकालती है और उसे अपने सर पर लगाती है। और फिर हैरान मीन टियांग उससे माफी मांगता है
और वो कूदते हुए वहां से स्केटिंग करते निकल जाती है। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल और एक टीचर जिनका नाम मिस्टर वेंग होता है वो परेशान होते हैं, क्योंकि अभी तक कॉलेज में 10 लड़कों ने एडमिशन लिया होता है, लेकिन कॉलेज में कुछ देर घूमने और वहां सिर्फ लड़कियों को देखने के बाद सभी ने वहां से किसी और कॉलेज में जाने का फैसला कर लिया है और अब सिर्फ मीन टियांग ही अकेला वहां पर रह गया होता है। कॉलेज की प्रिंसिपल मिस्टर वेंग को आदेश देते हैं कि वो चाहे कुछ भी करें, वो लड़का कॉलेज छोड़कर ना जाए। उन्हें अपने कॉलेज को और आगे बढ़ाना होता है और उसके लिए कॉलेज में लड़कों का होना बहुत ही जरूरी होता है। अब बाहर लड़कियां मीन टियांग को देखकर पागल हो जाती हैं। वो उसका रास्ता रोकती है और उसकी मदद करने के लिए कहती हैं, जिसकी उसको कोई जरूर नहीं होती। एक लड़की और शियोम में सिर्फ इस चीज के पीछे बहस हो जाती है कि उनमें से कौन मीन टियांग को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाएगा, और उनकी बहस तभी खत्म होती है जब वो वहां थोड़ी चालाकी दिखाता है और वहां से भाग जाता है। वो कॉलेज में इधर उधर घूम रहा होता है, तभी उसके सामने फेंक यूं आ जाती है और वो अचानक उसे मकाऊ की अजीब सी लड़की के रूप में पहचान लेता है। वो गलती से अपने बैग से उसका हाथ काट देती है और माफी मांगने की जगह उसके हाथ पर पट्टी बंधवाने के लिए उसको पैसे देती है। मीन टियांग उसके इस बर्ताव से बहुत गुस्सा होता है और वो उसे कहता है कि वो उससे माफी मांगे, लेकिन उस लड़की के लिए माफी से बढ़कर पैसे होते हैं और वहां से जान से पहले मीन टियांग उसको सनकी कहता है, जिसकी वजह से फेंग यू को अपने बचपन की याद आ जाती है। अब एक फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि फेंग यू ने उस थैली को लात एक छोटी लड़की को बचाने के लिए मारी थी जो उसके सामने सड़क को पार कर रही थी। उसके इरादे नेक होते हैं, लेकिन इस वजह से सड़क पर सामान बेचने वाली बूढ़ी औरत को बहुत ही नुकसान हुआ। अब क्लास में मीन टियांग कई लड़कियों के बीच बैठा होता है और ये साफ होता है कि इस चीज से उसको परेशानी होती है। भले ही वो ऐसी कोई हरकतें नहीं करता जिससे क्लास का ध्यान उसकी ओर जाए, पर फिर भी सारी लड़कियां उसको घूर रही होती है। इसी दौरान शियोमी और फेंग यू कॉलेज की बॉक्सिंग क्लब में एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इससे पता चला है कि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो बॉक्सिंग को बहुत ही पसंद करती हैं। शियोमी देखती है कि फेंग यू थोड़ा परेशान लग रही है, इसलिए वो उससे पूछती है क्या हुआ है, और फेंग यू बताती है कि नए लड़के की कई बातों की वजह से वो अपने व्यवहार के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई है। अब अगले सीन में वो अपने घर पर होती है और मीन टियांग के बारे में सोच रही होती है। तभी एक बार फिर से फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो छोटी थी तब उसके माता पिता ये नहीं मानते थे कि वो एक लड़की है और उन्हें हमेशा से ही लड़का चाहिए था। इसीलिए जब वो पैदा हुई उन्होंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे कि वो एक लड़का है, और यहाँ तक कि उसे अपने बाल बढ़ाने और लड़कियों जैसे कपड़े पहने भी नहीं दिए थे। और तब उसके भोले दिमाग ने ये बात नहीं समझी कि वो एक लड़की है, और जब उसके छोटे भाई ने जन्म लिया उसके बाद ही उसके माता पिता ने उसको लड़कियों जैसा रहने दिया। वो उस समय बहुत ही खुश हुई थी कि अब वो लड़कियों की तरह जी सकती है, इसीलिए वो उस लड़के के पास एक तोहफा लेकर गई थी जिसको पसंद करती थी। लेकिन उसके सभी दोस्तों ने आज तक ये सोचा था कि वो तो एक लड़का है, इसलिए वो उसको पागल बुलाने लग जाते हैं और ये घटना उसको हमेशा बहुत ही परेशान करती रहती है, जिसकी वजह से उसे अभी भी ये पहचाना में दिक्कत होती है कि वो लड़का है या लड़की। इसी दौरान मीन टियांग के घर पर उसका छोटा भाई नींद से अपने बिस्तर में उठता है और हवा में मुक्का मारने लगता है। मीन टियांग उसकी इस बात पर हंसना है और तभी उसको याद आता है कि जिस लड़की के साथ उसकी बहस हुई थी उस लड़की को उसका छोटा भाई बहुत ही पसंद करता है। वो फिर सोचता है कि फेंग यू की आंखें उसकी माँ की आंखों जैसी है, जिसकी वजह से उसको और गुस्सा आता है। और अब उसी दिन कॉलेज में मीन टियांग को लगातार लड़कियां बहुत ही परेशान करती हैं, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता। दूसरी ओर मिस्टर वैंग और प्रिंसिपल बहुत ही खुश होते हैं कि वो कॉलेज में रुकने के लिए मान गया है, लेकिन मीन टियांग दूसरे कॉलेज में जाने की सोचा रहा होता है, चाहे वो थोड़ी कम स्कॉलरशिप भी क्यों ना दें। अब इस कॉलेज की ये खासियत होती है कि उसमें अलग अलग स्पोर्ट क्लब होते हैं और यहाँ के ज्यादातर विद्यार्थी पढ़ाई से ज्यादा वक्त क्लब में बिताते हैं। क्लब में उनकी योग्यता और उनकी स्किल को बेहतर किया जाता है और वो अपनी योग्यता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकते हैं। अब उनसे छुटकारा पाने के लिए मीन टियांग उस क्लब में शामिल नहीं होता जो उसको पसंद होता है और वो स्विमिंग क्लब में शामिल हो जाता है, जिसमें बहुत ही कम लोग होते हैं। वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ स्कूल में जाता है और टीचर के आने का इंतजार करते हुए पुल में छलांग लगाने लगता है, लेकिन अजीब तरीके से पुल में बहुत सी मछलियां आ जाती हैं। एक औरत उसको बताती है कि इस क्लब में कम लोगों के होने की वजह से स्विमिंग क्लब को बैन कर दिया गया था और स्विमिंग पूल अब एक मच्छरों के पुल में बदल गया है। और अब मीन टियांग थोड़ा निराश होता है और वो कॉलेज बदलने का फैसला करता है, चाहे उसे वहां ज्यादा पैसे क्यों न देना पड़े। वो ये बात बताने के लिए मिस्टर वैंग के पास जाता है जो उससे भीख
भीख मांगता है कि वो कॉलेज में रुक जाए प्लीज। यहाँ तक कि वो मीन टियांग की एक तस्वीर खींचते हैं ताकि जो वो लड़कियों के लिए होल के नीचे बाथरूम बना रहे हैं उसके आगे लगा सकें। लेकिन मीन टियांग इससे भी खुश नहीं होता। उसके बार बार प्रार्थना करने से मिस्टर वैंग उसे बताते हैं कि दूसरे कॉलेज में जाने का तरीका बहुत ही आसान है, उसे सिर्फ एक फॉर्म भरना है और कॉलेज के फीलिंग बॉक्स में डालना है। मीन टियांग वैसा ही करता है जैसे उसको बताया जाता है, लेकिन उसके सामने एक परेशानी आ जाती है। जब वो फॉर्म को डालने जा रहा होता है तो औरतों का एक झुंड जो कॉलेज में सबसे पहले पास हुआ होता है वो उसको रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है और उन्हें कॉलेज के प्रिंसिपल ने भेजो होता है ताकि मीन टियांग उस फीलिंग बॉक्स तक ना पहुंच पाए। वो औरतें उसको बहुत ही आसानी से हरा देती हैं और वापस उसको मिस्टर वैंग के पास भेज देती हैं। वो उसे दूसरे कॉलेज में जाने के लिए मना कर देते हैं और उसके सामने पहले से बेहतर प्रस्ताव रखते हैं। वो उससे वादा करते हैं कि वो उसके लोन के समय को 30 साल बढ़ा देंगे, जिस पर उसको कोई भी अलग पैसे नहीं देने होंगे और मीन टियांग फ्री में पढ़ाई कर सकेगा अगर वो उनकी बात मानता है तो। और उसकी अभी के हालातों की वजह से वो इस अवसर को ठुकराना नहीं चाहता, लेकिन अभी भी कॉलेज में हजारों लड़कियों के बीच वो इकलौता लड़का होता है और फिर आखिरकार वो उनकी बात मान जाता है। अब बाद में मीन टियांग बाथरूम में कपड़े बदलने जाता है, लेकिन उससे पता चला है कि वो गलती से लड़कियों के बाथरूम में चला गया है और तभी उसके सामने फेंग यू आ जाती है जो उसको लात मारकर जमीन पर गिरा देती है। अब इसके बाद शियोमी, फेंग यू और टेक 1-2 क्लास के उनके दुश्मन आइसक्रीम की दुकान पर होते हैं और बड़ी बहस कर रहे होते हैं कि स्ट्रॉबेरी स्वाद का आखिरी स्कोर कौन लेगा। अब इसी दौरान दिखाते हैं कि मीन टियांग खाना देने जा रहा होता है। जब उसको दिखता है कि कुछ लड़के छोटे बच्चे को सड़क पर परेशान कर रहे होते हैं, वो लड़के की वहां से भागने में मदद करता है, लेकिन बदले में वो लड़के उसको पकड़ लेते हैं। वो उसको एक खुले मैदान में लेकर जाते हैं और उसको धमकाने लगता है। तभी वहां वो लड़की आ जाती है। पहले तो वो इस समस्या को बातों से सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो हाथापाई पर उतर आते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है और एक लंबी और मनोरंजन लड़ाई के बाद लड़कियां और मीन टियांग उनको वहां से भगा देते हैं। मीन टियांग उनका बहुत ही एहसानमंद होता है और इस हादसे से के बाद वो सब बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन लड़कियों की वजह से कॉलेज की जिंदगी उसके लिए अब इतनी बुरी नहीं रहती। भले ही इस रास्ते में उसको समस्याओं का सामना करना पड़े, वो अपना सफर ना खत्म करने का फैसला करता है और जेंगजी कॉलेज में ही रुकने का फैसला करता है। मीन टियांग वहां से निकलकर खाना डिलीवर करने जाता है, लेकिन उस लड़ाई के दौरान उसका खाना खराब हो जाता है और वो बहुत लेट भी हो जाता है। इसीलिए वो अपने रेस्टोरेंट में कॉल करके दूसरा खाना मंगवाता है। वहीं हम देखते हैं फेंग यू के छोटे भाई को, जिसका नाम फेंग जोयू है और ये फेंग इंडस्ट्री का सीईओ है। उम्र में कम होने के बावजूद भी ये कंपनी का सीईओ है, क्योंकि ये एक जीनियस है और कंपनी के सारे छोटे बड़े फैसले बड़ी समझदारी से लेता है। फिर जैसे ही मीन टियांग इसके सामने आता है तो फेंग जोयू उसे डांटने लगता है और कहता है, मेरा खाना लेट कैसे हुआ और ये क्या तुम तो खाना लेकर ही नहीं आए। मीन टियांग उसको सब सच बताता है और लेट होने के लिए माफी मांगता है, लेकिन फेंग जोयू उसकी एक नहीं सुनता और उसे कहता है, मुझे मेरा खाना चाहिए, चाहे कहीं से भी लाके दो। इतने में वहाँ पे फेंग यू आ जाती है और फेंग जोयू से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा। इस पर फेंग यू कहती है, ये मेरे कॉलेज में मेरा जूनियर है। तो फेंग यू बोलता है, तो तुम एक दूसरे को जानते हो, तो क्या हुआ, मैं फिर भी इसकी कंप्लेंट करूंगा क्योंकि ये मेरा खाना लेकर नहीं आया। तो मीन टियांग उससे फिर से माफी मांगता है और कहता है, सर मैंने आपका खाना फिर से ऑर्डर कर दिया है जो कि अभी आता ही होगा। ये कहकर मीन टियांग वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रूनी को, जिसको जेंगजी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होता है। साथ में उसकी माँ भी बहुत खुश होती है, लेकिन उनको ये भी फिक्र होती है कि ब्रूनी के कॉलेज चले जाने के बाद उनका रेस्टोरेंट कौन संभालेगा। फिर हम देखते हैं कि ब्रूनी पहली बार कॉलेज में जाता है और अपने चारों तरफ लड़कियों को देखकर वो बहुत हैरान और खुश भी होता है, क्योंकि उसको कॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता था कि इस कॉलेज में सिर्फ लड़कियां ही हैं और वो इस कॉलेज में दूसरा लड़का है जिसने यहाँ पर एडमिशन लिया है। सारी लड़कियां उसको देखकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, ये लो एक और लड़का आ गया और ये भी बहुत क्यूट है। ब्रूनी इतनी अटेंशन पाकर अपने आप को सच में क्यूट समझने लगता है। फिर रास्ते में वो फेंग यू को देखता है और जैसे ही उसकी नजर फेंग यू पर पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। उसे लगता है कि फेंग यू भी दूसरी लड़कियों की तरह उसको भाव देगी, इसीलिए वो पीछे से फेंग यू के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन फेंग यू तुरंत ही उसको पकड़कर जमीन में दे मारती है और वहां से चली जाती है। लेकिन ब्रूनी जमीन पर लेटकर भी उसको प्यार से देखता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेंग यू अपने मामा जी की कब्र पर फूल रख रही होती है और तभी एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जब बचपन में फेंग यू रो रही थी तो उसके मामा उसको एक गुड़िया देते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। तो फेंग यू उन्हें बताती है कि क्लास में एक लड़के ने मुझे मॉन्स्टर कहा, अब आप बताओ क्या मैं मॉन्स्टर हूँ। इस पर उसके मामा कहते हैं, नहीं बेटा, वो लड़का झूठ बोल रहा है, मॉन्स्टर के तो सींग होते हैं, लेकिन तुम तो मेरी एंजल हो और हमेशा रहोगी। ये सब
सब बातें सुनकर फैंग यू चुप हो जाती है और बैठकर उस गुड़िया से खेलने लगती है। लेकिन तभी उसके दादाजी वहां आते हैं और उससे गुड़िया छीन कर कहते हैं, इतनी बड़ी होकर तुम गुड़िया से खेल रही हो, जिसकी वजह से फैंग यू फिर से दुखी हो जाती है। इसके बाद फैंग यू अपने मामा की कब्र के सामने खड़ी होकर बड़े ही उदास मन से कहती है, मैं आपकी दी हुई गुड़िया को भी अपने साथ नहीं रख पाई। इसके बाद फैंग यू थोड़ी देर प्रे करके वहां से चली जाती है। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही मीन टियांग भी वहां पर आता है और फैंग को कार में जाता देखता है। दरअसल मीन टियांग भी वहां पर अपने पिता की कब्र पर फूल रखने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहां पर पहले से ही फूल रखे हुए हैं, जिसे देखकर मीन टियांग सोचने लगता है कि ये फूल किसने रखे होंगे। फिर अगले दिन कॉलेज में मिस्टर वैंग मीन टियांग, शियोमी, फेंग यू और मिया को अपने केबिन में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, तुम लोगों ने कल फिर से लड़ाई की थी ना, तुम लोगों की बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। फिर मीन टियांग बोलता है, आई एम सॉरी सर, ये सारी गलती मेरी थी, इसलिए आप सिर्फ मुझे ही सजा दीजिए। मीन टियांग की ये बात सुनकर वो तीनों लड़कियां बहुत हैरान होकर उसे देखती हैं और सोचती हैं ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन मिस्टर वैंग उसको कहते हैं, मीन टियांग तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे लड़के हो और तुम इस कॉलेज में भी नए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं पता। लेकिन इन तीनों को तो कॉलेज के सारे रूल्स अच्छे से पता है और फिर भी इन्होंने बाहर जाकर लड़ाई की। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, कुछ दिनों में कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है, इसलिए तुम लोग मिलकर मीन टियांग को अच्छे से बॉक्सिंग सिखाओ ताकि वो भी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले सके। इस बार हमारे कॉलेज को भी चैंपियनशिप जीतने ही है। ये सुनकर मिया बहुत खुश हो जाती हैं और मीन टियांग का हाथ पकड़कर कहती है, मैं इसे बहुत बहुत अच्छे से बॉक्सिंग सिखाऊंगी। लेकिन मीन टियांग हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। फिर हम सुनाव नाम के एक लड़के को देखते हैं जो किसी दूसरे कॉलेज का बॉक्सिंग चैंपियन होता है और इसने सिर्फ 3 सेकंड में अपने अपोनेंट को नॉकआउट करके एक रिकॉर्ड सेट किया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि फैंग यू के कॉलेज की एक लड़की उससे मिलने आती है और सुनाव से कहती है, मुझे इस टूर्नामेंट में भाग लेना है और फैंग यू को हराना है। दरअसल लास्ट टाइम ये फैंग यू से बॉक्सिंग मैच में हार गई थी, इसीलिए इसको इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं मिला। फिर सुनाव उसकी बात सुनकर उससे कहता है, क्यों ना हम तुम्हारे कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब में चलकर इस बात का फैसला करें। वहीं अगले दिन कॉलेज में मीन टियांग को सारी लड़कियां घेर लेती हैं और कहती हैं, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम अपना एड्रेस हमें बता दो ताकि तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हारे भाई बहनों का ध्यान रख सके। ये सब सुनकर मीन टियांग सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लड़कियां उससे ये सब क्यों बोल रही हैं, जिसे पढ़कर मीन टियांग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो एक ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म था। ये सब देखकर मीन टियांग उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तब एक लड़की उसको बताती है, जाकर नोटिस बोर्ड पर देखो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। ये सुनकर मीन टियांग जल्दी से नोटिस बोर्ड के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि नोटिस बोर्ड पर बॉक्सिंग टूर्नामेंट में फैंग यू के ओपोनेंट की जगह उसका नाम लिखा होता है। ये देखकर मीन टियांग बहुत परेशान हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद शियोमी उससे मिलती है। वो उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी। ये सुनकर मीन टियांग गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर हम फैंग यू को देखते हैं जो कि एक जगह खड़ी होकर मीन टियांग के बारे में ही सोच रही होती है। दरअसल वो मीन टियांग को पसंद करने लगती है, लेकिन वो कंफ्यूज होती है कि वो सच में उसे पसंद करती है या नहीं और क्या मीन टियांग भी उसे पसंद करता है। तभी मीन टियांग वहां आता है और उससे पूछता है, फैंग यू, तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुमने मुझसे बिना पूछे अपने अपोनेंट में मुझे क्यों चुना। तो फैंग यू कहती है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों ना चुनूं। तो मीन टियांग कहता है कि तुम्हें पता है मुझे कॉलेज के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, मेरे पास ट्रेनिंग का टाइम नहीं है और अगर मैंने ट्रेनिंग कर भी ली फिर भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, तो क्या तुम मेरी इंसल्ट करने के लिए ये सब कर रही हो। इस पर फैंग यू कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा करने से तुम्हारी इंसल्ट होगी। ये हमारे कॉलेज का ट्रेडिशनल के लिए तुम्हें जो ट्रेनिंग मिलेगी उससे तुम अपने आप को बाहर के लोगों से भी प्रोटेक्ट कर पाओगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर मीन टियांग कहता है, मुझे बॉक्सिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। फिर फैंग यू कहती है, ठीक है तो फिर तुम इसको कॉलेज से अपना ट्रांसफर करवा लो। ये सुनकर मीन टियांग फैंग यू से बहुत निराश होता है और सच में कॉलेज छोड़ने का मन बना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं शाओमी और फेंग यू को जो आपस में बात कर रही होती है। तो शाओमी फेंग यू से कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, मीन टियांग कॉलेज छोड़ने की बात कर रहा है। इस पर फेंग यू उसे सारी बात बताती है कि वो सच में नहीं चाहती थी कि मीन टियांग कॉलेज छोड़कर जाए। फिर वो दोनों बात करते हुए KFC पहुंच जाते हैं जहां पर मीन टियांग काम करता है। वो उससे बात करके उसे कॉलेज छोड़ने से रोकने वाली थी। फिर वो दोनों KFC में जाकर मीन टियांग के बारे में पूछती है तो एक लड़का उन्हें बताता है कि मीन टियांग से एक फूड डिलीवरी में गलती हो गई थी जिसकी वजह से उसने गिल्ट में ये नौकरी छोड़ दी। ये सुनकर वो दोनों बहुत हैरान होती है। इसके बाद अगले दिन कॉलेज में हम ब्रूनी को देखते हैं जो बहुत स्टाइल में चल रहा होता है और उसे लगता है कि वो इतना अच्छा है कि सारी लड़कियां बस उसी को देखे जा रही हैं। लेकिन बात कुछ और होती है। दरअसल सारी लड़कियां उसे नहीं, उसके पीछे आ रहे लड़के सुहान और उसकी फ्रेंड को देख रही होती है। सब वो दोनों चलकर सीधा बॉक्सिंग क्लब में पहुंचते हैं और वो लड़की रिंग के सेंटर में खड़ी होकर फैंग यू को चैलेंज करती है। ये देखकर
ब्रूनी मिया से पूछता है ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। तो मिया उसे बताती हैं ये बॉक्सिंग रिंग उनके शहर का सबसे फेमस बॉक्सिंग रिंग है, जहाँ पर बाहर से कोई भी आकर हमारे कॉलेज के किसी भी बॉक्सिंग चैंपियन को चैलेंज कर सकता है। तभी शाओमी वहाँ आती है और उस लड़की से कहती है फेंग यू तुम्हारी गुलाम नहीं, जो जब तुम्हारे बुलाने पर वहां आ जाए। फेंग यू का बॉक्सिंग मैच मीन टियांग के साथ ही होगा, जिसको हम ट्रेन करने वाले हैं। ये सुनकर वो लड़की कहती है यहाँ पर कौन किसके साथ बॉक्सिंग करेगा, इसका फैसला जूनियर्स कब से लेने लगे। तभी मिया आगे आती हैं और कहती हैं सीनियर्स का भी यही फैसला है कि फेंग यू मीन टियांग के साथ ही फाइट करेगी, तुम्हारे साथ नहीं। ये देखकर वो लड़की चुप रह जाती है और सुवान की तरफ देखती है और सुवान ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर फेंग यू मीन टियांग के लिए एक नई साइकिल खरीदने आई होती है। तभी उसके फोन पर मिस्टर वैंग का मैसेज आता है कि मीन टियांग अभी भी कॉलेज में नहीं आया और ना ही उसे ट्रेनिंग मिली है, लेकिन वो मैसेज को इग्नोर कर देती है। फिर थोड़ी देर में ही मिस्टर वैंग उसे कॉल करते हैं, लेकिन फेंग यू कॉल को कट कर देती है और साइकिल खरीदने में ध्यान देती है। वहीं मीन टियांग एक लेटर लेकर मिस्टर वैंग के पास जाता है और कहता है मैं ये कॉलेज छोड़ना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मिस्टर वैंग फिर से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या हुआ, हमने तुम्हारे लिए कॉलेज में नया लॉकर रूम, वाटर हीटर और सारी फैसिलिटी बनवा कर दी, फिर भी तुम कॉलेज को क्यों छोड़ना चाहते हो, आखिर तुम्हें परेशानी क्या है। इस पर मीन टियांग कहता है मुझे बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना। ये सुनकर मिस्टर वैंग कहते हैं अच्छा अब मैं समझा, देखो बेटा इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे कॉलेज का ट्रेडिशन है जिसमें तुम्हें फेंग यू के साथ फाइट करनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें इस बात का डर है कि लोग तुम्हें हारता हुआ देखकर तुम पर हंसेंगे, तो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल टाइप का फेस मास्क बनवा सकता हूँ, लेकिन इस बात के लिए प्लीज तुम कॉलेज छोड़कर मत जाओ। तो ये सब सुनकर मीन टियांग बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो करे तो क्या करें। मिस्टर वैंग मीन टियांग को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो फेंग यू के साथ फाइट कर ले और कॉलेज छोड़कर ना जाए। तो मीन टियांग थोड़ा सोचता है और कहता है ठीक है, अगर फेंग यू अपना फैसला नहीं बदलेगी तो मुझे भी अपना फैसला बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर मीन टियांग वहां से जाने लगता है और मिस्टर वैंग उसे एक बार फिर से सोचने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जाओ फेंग नाम की एक लड़की को, जो बॉक्सिंग रिंग में फेंग यू को चैलेंज करने आई थी, लेकिन शाओमी उसे मना कर देती है कि फेंग यू ऐसे ही किसी के साथ फाइट नहीं करती, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो इस बात पर जाओ फेंग का दोस्त सुहान शाओमी को ही फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और ये देखकर शाओमी भी बड़ी आसानी से अपना हाथ ऊपर करके उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये सब देखकर ब्रूनी मिया से पूछता है ये सब हो क्या रहा है। तो मिया उसे बताती है कि सुहान ने शाओमी को अपना हाथ बढ़ाकर चैलेंज दिया था, जिसे शाओमी ने एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर ऐसा ही होता है, इस रिंग में कोई भी आकर किसी को भी चैलेंज कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा। इसके बाद उनका बॉक्सिंग मैच शुरू हो जाता है और रेफरी के इशारे पर वो दोनों एक दूसरे पर पंच करना शुरू करते हैं। शाओमी बहुत कोशिश करती है, लेकिन सुहान उसके सारे अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है और आखिरकार वो शाओमी को नीचे गिराकर उसे बुरी तरह से नोक कर देता है। तभी रेफरी इशारा करती है और सुहान ये मैच जीत जाता है, और जीतता भी क्यों नहीं, आखिर वो इस खेल का बहुत बड़ा चैंपियन है। मैच हारकर शाओमी वहां से गुस्से में निकल जाती है और ब्रूनी ये सब देखकर बहुत खुश होता है और सीधा मिस्टर वैंग के पास जाकर बॉक्सिंग टूर्नामेंट की जानकारी लेता है। मिस्टर वैंग थोड़ा घबरा जाते हैं और उससे पूछते हैं क्यों, क्या हुआ, क्या तुम भी टूर्नामेंट की वजह से कॉलेज छोड़कर जाना चाहते हो। इस पर ब्रूनी कहता है नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ये कॉलेज बहुत अच्छा लगा और मैं तो आपके कहने पर भी यहाँ से ना जाऊं, मैं तो बस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर वैंग बहुत खुश होते हैं और उसे टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं कि यहाँ हमारे कॉलेज का बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, जिसमें कॉलेज के फ्रेशर बच्चे किसी एक्सपीरियंस बॉक्सिंग फाइटर के साथ मुकाबला करते हैं। इस मैच को मीडिया भी कवर करता है और जो भी ये टूर्नामेंट जीतेगा वो बहुत फेमस हो जाएगा, सब लोग उसे बहुत पसंद करेंगे। अब ये सब जानकर ब्रूनी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है अब तो मैं पक्का इस टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा, और ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। पीछे से मिस्टर वैंग उसे कहते हैं कि ये बहुत रिस्की गेम होता है, इसमें जीतने से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन ब्रूनी इस वार्निंग को सुने बिना ही वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं फेंग यू को, जो कि मीन टियांग के लिए एक नई साइकिल खरीद कर जा रही होती है, लेकिन वो मीन टियांग को ये साइकिल देगी कैसे, ये उसको नहीं पता होता। फिर वो एक आइसक्रीम शॉप के पास पहुंचती है और आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाती है। उस शॉप के बाहर एक आदमी क्यूट सा रैबिट बनकर बच्चों के साथ खेल रहा होता है, लेकिन बच्चे उसे गिरा देते हैं। तो फेंग यू जाकर उसे उठाती है और उसके साथ बड़े प्यार से खेलने लगती है। फेंग यू को अपने मामा जी की दी हुई गुड़िया याद आती है और उस रैबिट के साथ खुश होकर बातें करने लगती है। वहीं हमें पता चलता है कि उस रैबिट के अंदर कोई और नहीं बल्कि अपना मीन टियांग होता है, जो कि फेंग यू की बातें सुनकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि मीन टियांग ने फेंग यू को हमेशा गुस्से में ही देखा होता है और वो सोचता है कि ये लड़की इतने प्यार से भी किसी से बात कर सकती है। फिर फेंग यू शॉप के अंदर जाकर आइसक्रीम खाने लगती है और बहुत ही खुश नजर आती है, जिसे देखकर मीन टियांग की उसके बारे में सोच बदल जाती है। वो समझ जाता है कि
कि फैंग यू सिर्फ ऊपर से ही गुस्से में रहती है, लेकिन अंदर से तो वो बहुत ही साफ दिल वाली लड़की है। इसके बाद हम देखते हैं शाओमी को, जो कि बहुत गुस्से में अपने पापा की शॉप पर पहुंचती है। उसको देखकर उसके पापा कहते हैं, अरे किसकी मौत आई है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया है? तो शाओमी बताती है, कॉलेज में एक लड़के ने मुझे हरा दिया। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं, अरे वाह, कौन था वो लड़का? मैं तो उससे तुम्हारी शादी की बात करना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हें बॉक्सिंग मैच में हराने वाला तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिता सकता है। इतने में ही सुहान उनकी शॉप पर कुछ लेने आता है, तो शाओमी उससे थोड़ा रूड बिहेव करती है और कहती है, इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। ये देखकर उसके पापा समझ जाते हैं कि ये वही लड़का है जिसने शाओमी को हराया था। तो उसके पापा सुहान के साथ हाथ मिलाकर बहुत अच्छे से बातें करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर है तो उससे ब्रेकअप कर लो। ये सब सुनकर शाओमी को बहुत गुस्सा आता है और वो शॉप से बाहर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शाओमी फेंग यू से मिलती है। फेंग यू उसे बताती है कि उसने मीन टियांग के लिए नई साइकिल खरीदी है और उसे शाओमी की मदद चाहिए। तो शाओमी कहती है, मदद? और वो भी तुम्हें कब से मदद की जरूरत होने लगी? दरअसल फैंग यू ने अपनी इमेज ऐसी बनाई हुई थी कि उसको किसी की भी मदद की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही वो किसी को सॉरी बोलती है, इसीलिए शाओमी उससे ऐसे बात करती है। फिर फैंग यू कहती है, मुझे ये साइकिल मिल्टन को गिफ्ट करने में तुम्हारी मदद चाहिए। तो शाओमी उससे बोलती है, चलो हम दोनों साथ में चलकर उसको ये साइकिल दे देते हैं। और फिर वो दोनों मीन टियांग के घर जाने लगती है। वहीं हम मिया को देखते हैं, जो एक पार्ट टाइम जॉब के पोस्टर को देखकर मीन टियांग को फोन करती है और उसे उस पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताती है। लेकिन तभी मीन टियांग उसके सामने आता है और कहता है, थैंक यू मिया, लेकिन मैं ऑलरेडी यहीं पर काम करता हूँ। दरअसल मिया को मीन टियांग बहुत पसंद है और वो उसे मन ही मन प्यार करती है, इसलिए वो मीन टियांग के साथ ही काम करवाने लगती है और फिर उसके साथ बातें करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। फिर मीन टियांग भी उसे अपने घर एक कप चाय के लिए इनवाइट कर देता है। तभी वो दोनों अपने घर के बाहर फेंग यू और शाओमी को खड़ा देखते हैं। तो मिया उनसे पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तो शाओमी कहती है, क्यों, ये तुम्हारा घर है क्या? तो मिया मीन टियांग से कहती है, चलो हम अंदर चलते हैं। तो शमी भी फैंग को लेकर अंदर जाने लगती है। इतने में मीन टियांग उन्हें रोकता है और कहता है, सॉरी गाइस, दरअसल मेरा घर बहुत छोटा है, तुम लोगों को अंदर अच्छा नहीं लगेगा। इतने में ही मीन टियांग के भाई बहन घर से बाहर आते हैं और उसका छोटा भाई फैंग यू का बहुत बड़ा फैन होता है, इसलिए वो फैंग यू को देखकर वहाँ बहुत खुश होता है और वो सब फिर घर के अंदर आ जाते हैं। मीन टियांग के भाई बहन उन तीनों की बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। फिर फैंग यू मीन टियांग का घर देखकर समझ जाती है कि वो कितनी गरीबी वाली जिंदगी जी रहा है और उसके लिए थोड़ा परेशान भी होती है। वहीं मीन टियांग का छोटा भाई धीरे धीरे फैंग यू के करीब जाता है और उसकी तारीफ करता है। तो मिया उससे कहती हैं, टीवी पर तो मैं भी आती हूँ, क्या तुमने मुझे कभी फाइट करते हुए नहीं देखा? तो वो दोनों बच्चे कहते हैं, नहीं, हमने आपको टीवी पर कभी नहीं देखा। ये सुनकर शाओमी मिया पर बहुत हंसती है। इसके बाद वो सब मिलकर कार्ड्स खेलते हैं, लेकिन फैंग यू को कार्ड्स खेलने नहीं आते, इसलिए वो बार बार हार रही होती है और सबको खेलते देख मीन टियांग भी थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है। फिर मीन टियांग का छोटा भाई फैंग से कहता है, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह नीडर और जाबाज फाइटर बनना चाहता हूँ। वैसे आपको कभी किसी से डर नहीं लगता क्या? ये सुनकर मिया कहती हैं, जेनजी कॉलेज के स्टूडेंट्स किसी भी चीज से नहीं डरते। फिर शाओमी भी कहती है कि हाँ, हमारे कॉलेज के सारे बच्चे जाबाज होते हैं जिन्हें किसी से भी डर नहीं लगता। इतने में वहाँ टेबल पर एक कॉकरोच आ जाता है, जिसे देखकर तीनों लड़कियां चिल्लाकर इधर उधर भागने लगती हैं और दोनों बच्चे उन्हें देखकर हंसने लगते हैं कि अभी तो बोल रही थी कि इन्हें किसी से कोई डर नहीं लगता और छोटे से कॉकरोच को देखकर भागने लगी। इसी भागा दौड़ी में फैंग यू मीन टियांग की गोदी में चढ़ जाती है, जिसे देखकर मिया को बहुत बुरा लगता है और जैसे ही मीन टियांग को सब देखने लगते हैं तो वो फैंग यू को गोदी से नीचे गिरा देता है। इसके बाद सब लोग मिलकर फिर से खेलने लगते हैं और फैंग यू मीन टियांग से अकेले में मिलकर उसे वो नई साइकिल देती है और कहती है कि उस दिन लड़कों से लड़ते हुए तुम्हारी साइकिल टूट गई थी, इसलिए मैं तुम्हें ये नई साइकिल देना चाहती हूँ। मीन टियांग साइकिल को देखता है और कहता है, ये बहुत महंगी साइकिल है जिसे मैं नहीं ले सकता, तुम इसे वापस कर दो। तो फैंग यू उसे कहती है, मैं इसे वापस नहीं करूंगी, तुम्हें इसके साथ जो करना है वो करो। और हाँ, तुम मेरे साथ फाइट क्यों नहीं करना चाहते? मैंने तुम्हें अपना अपोनेंट इसलिए चुना क्योंकि बॉक्सिंग रिंग में अगर तुम 1 मिनट भी मेरे अगेंस्ट खड़े रह पाए तो तुम्हारे लिए वो एक अचीवमेंट होगी। कॉलेज के सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और कोई भी राह चलता इंसान तुम्हें बुली नहीं करेगा। फैंग यू की ये सब बातें सुनकर मीन टियांग कुछ देर सोचता है और कहता है, फैंग यू, तुम बॉक्सिंग रिंग के अंदर एक क्वीन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाहर के लोगों पर भी अपना हुक्म चलाओ। मुझे तुम्हारे साथ कोई फाइट नहीं करनी। फिर ये सब सुनकर फैंग यू नाराज होकर अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाती है। फिर मीन टियांग साइकिल को ध्यान से देखता है और फ्लैशबैक में चला जाता है।
जहाँ पर वो अपने गुरु से बॉक्सिंग सीख रहा होता है। दरअसल उसके गुरु उसके पापा ही होते हैं, जो कि उसको बॉक्सिंग सिखाते थे और खुद भी एक बहुत बड़े बॉक्सिंग चैंपियन थे। एक बॉक्सिंग मैच के दौरान उनका अपोनेंट बॉक्सिंग रिंग में ही मर जाता है और इस हादसे के बाद से मीन टियांग के पापा बहुत गिल्ट में रहने लगे और उस हादसे को भुलाने के लिए शराब पीने लगे, जिसकी वजह से मीन टियांग की माँ उन्हें छोड़कर चली जाती है और कुछ समय बाद उसके पापा भी ये दुनिया छोड़कर चले गए। और तभी से मीन टियांग ने ये फैसला लिया कि वो कभी भी बॉक्सिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसके भाई बहनों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी और उसे डर भी था कि अगर बॉक्सिंग मैच में उसे कुछ हो गया तो उसके भाई बहनों की देखभाल कौन करेगा। इसके बाद हम फेंग यू को देखते हैं, जो सोचती है कि अगर मीन टियांग को बॉक्सिंग करने के लिए मनाना है तो उसके भाई बहनों के साथ कार्ड्स खेलना पड़ेगा। इसलिए वो कार्ड सीखने के लिए अपने छोटे भाई फेंग जोयू के साथ कार्ड्स खेलती है, लेकिन उसका भाई तो उससे भी बुरे कार्ड्स खेलता है और बार बार हार जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो बोर होकर कहता है, दीदी मुझे कंपनी के काम ही अच्छे से संभालने आते हैं, ये गेम नहीं। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि फेंग यू और मीन टियांग कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे होते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताना। वेल, अगर आपको इसके बाकी पार्ट्स भी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी हम इसके अगले पार्ट्स अपलोड करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।